The Lillian Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। अमेरिका और ब्रिटेन में कोरोना के टीके को अनुमति मिलने के बाद भारत में टीके को अनुमति मिलने के आसार बढ़ गए। भारतीय नियामक संस्थाएं जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद देश में टीके के इस्तेमाल की अनुमति देना चाहती हैं, लेकिन सरकार ने टीका लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयारियों को तेज कर दिया है। केंद्र से लेकर राज्य और जिलों तक में अलग अलग मॉडल्स पर विचार किया जा रहा है। आज लल्लन टॉप की बड़ी खबर में हम इन तैयारियों को समझेंगे। किसान आंदोलन की बात तो जाहिर है होगी ही, इस पर भी बात करेंगे कि अपने 20वें दिन में प्रवेश कर गए किसान आंदोलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कच्छ में दिए भाषण से कौन से संकेत मिले। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले शुरुआत होगी वीडियो से, गौर करिए। ये वो लोग हैं जिनके लिए कुछ दिन पहले आपने बालकनी में खड़े होकर थाली बजाई थी, आसमान में उड़ते जहाजों ने सलामी दी थी, फूल बरसाए थे। इनकी शान में शब्द गढ़ा गया कोरोना वॉरियर, एक खतरनाक महामारी से लड़ने वाला योद्धा। भारत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में नर्सिंग स्टाफ के 3 से 5 हजार लोग हड़ताल पर चले गए। नर्सिंग स्टाफ की तरफ से 14 दिसंबर को एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को एक खत लिखा गया, जिसमें नर्सों के प्रति एम्स प्रशासन के लापरवाह रवैये की शिकायत थी। इस खत के साथ ही शुरू हुई हड़ताल। नर्सों ने 23 मांगे रखी, इसमें 3 प्रमुख हैं। पहला, नर्सों को मिलने वाले वेतन में 6वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर किया जाए। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट पर हो रहे प्राइवेट नर्सों की भर्ती प्रक्रिया को रोका जाए। और तीसरा, नर्सों की भर्ती में महिला पुरुष को समान अवसर मिले। 80 और 20 का जो फॉर्मूला है कि 80% महिला नर्स और 20% पुरुष नर्स, इसको खत्म किया जाए। हमारे साथी गौरव ने एम्स नर्स यूनियन के अध्यक्ष हरीश कलीजा से बात की। यह है उनका पक्ष। कोरोना काल से पहले 16 अक्टूबर 2019 को एक मीटिंग हुई थी, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और एम्स के डायरेक्टर मौजूद थे। उन्होंने हमें लिख कर दिया कि आपकी जो न्याय संगत मांगे हैं उसे हम मान रहे हैं। पिछले 6 महीने से प्रशासन से बात चल रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, तो स्ट्राइक के लिए मजबूर होना पड़ा। 13 नवंबर को हमने चिट्ठी लिखकर बताया कि 16 दिसंबर से स्ट्राइक करेंगे, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक वीडियो जारी कर हड़ताल पर गए सभी नर्सों से काम वापस शुरू करने की अपील की। The nurses union had actually put in 23 demands. Almost all of the demands have been met by the AIIMS administration and by the government. There is one demand which they have insisted upon, and this is basically a perceived anomaly in the fixation of the initial pay as far as the 6th CPC is concerned. We are currently having the 7th CPC which is being implemented. And multiple meetings have been held with the nurses union, with their representatives, not only by the AIIMS administration, but by the economic advisor in the Ministry of Health and Family Welfare, by representatives of the Department of Expenditure, and also by the person who drafted the 6th CPC. He was also present in the meeting. And he explained to the nurses union that the interpretation is not correct, and this is beyond the provision of the Gazette notification. But because the nurses union were asking for a hike in their salary, it was said by the government that they would sympathetically look at this as a fresh demand and ask the Department of Expenditure to consider this. नर्सिंग स्टाफ कह रहा है मांगे नहीं मानी गई और गुलेरिया साहब कह रहे हैं कि अधिकतर मांगे मान ली गई। इसका मतलब बात सरल नहीं है। इस मुद्दे पर विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप lallantop.com पर जा सकते हैं। आज के बुलेटिन के डिस्क्रिप्शन में भी हम इस रपट का लिंक देंगे। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव की बात सुनते हैं, राजेश भूषण की। उन्होंने एम्स प्रशासन से कहा है कि एम्स की नर्सिंग सर्विस में किसी भी तरह का व्यवधान
नहीं होना चाहिए और अगर कर्मचारी आदेश नहीं मानते हैं तो भारतीय दंड संहिता के आपात प्रबंधन एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाए। हड़ताल के खिलाफ एम्स दिल्ली हाईकोर्ट भी गया। एम्स की ओर से अदालत में कहा गया कि कोविड महामारी का समय है, लिहाजा हड़ताल पर नहीं जाया जा सकता। सुनवाई करते हुए जस्टिस नवीन चावला ने हड़ताल पर रोक लगाई और यूनियन से काम पर लौटने को कहा। दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं, अदालत का अपना विवेक, लेकिन हम ये बात जोड़ना चाहेंगे कि अगर यूनियन ने हड़ताल को लेकर एम्स को पहले से आगाह किया था तो हड़ताल के लिए हालात पैदा होने देने के लिए एम्स प्रशासन को भी जिम्मेदार माना जाएगा। मांगे जायज़ हैं या नाजायज़, ये उनको तय करना है, लेकिन नर्सिंग स्टाफ का भरोसा खोकर एम्स ने अपने स्टाफ को दुखी किया और हज़ारों मरीजों की तकलीफ बढ़ाई। एक बात नर्सिंग स्टाफ के लिए भी कि वाकई संकट का समय है तो उन्हें भी ये देखना होगा कि कोविड के आपदा के समय में हड़ताल जैसी कार्रवाइयों से बचा जाए। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो सुविधाएं दिल्ली में मिलती हैं यूपी में भी मिलनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि जब दिल्ली के संगम विहार में मोहल्ला क्लिनिक हो सकता है तो लखनऊ के गोमती नगर में क्यों नहीं, मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिल सकती। स्वास्थ्य और बिजली के अलावा केजरीवाल स्कूल और महिला सुरक्षा पर भी यूपी और दिल्ली की तुलना करते नजर आए। लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहा हूं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। यूपी में हर पार्टी की सरकार आई, लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। आज छोटी छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है? अगर कानपुर में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसे दिल्ली भेजना पड़ता है। गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता पिता का इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली आना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा विकासशील राज्य नहीं बन सकता, विकसित राज्य नहीं बन सकता? आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह यूपी के प्रभारी हैं। संजय सिंह पिछले कुछ महीनों से प्रदेश में सक्रिय दिख रहे हैं। उनके खिलाफ कई केस भी दर्ज हो चुके हैं। जाहिर है कि ये उन्हीं तैयारियों का हिस्सा है जिसका आधिकारिक ऐलान केजरीवाल ने किया। यूपी का गेम मजेदार हो गया है। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं जो 7 समंदर पार से है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हमारे देश के मुख्य अतिथि होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इससे हमारे संबंधों में नए दौर की शुरुआत होगी। इन दिनों ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब भी भारत के दौरे पर हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ब्रिटेन संबंधों पर विस्तार से बात की। इससे पहले बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल ब्रिटेन में होने वाले G7 सम्मेलन में आमंत्रित किया था। साल 1993 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। बोरिस जॉनसन इसमें हिस्सा लेने वाले दूसरे ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे। अगली सुर्खी स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो से आई। ये नजारा कर्नाटक विधान परिषद का है। आज 15 दिसंबर को कांग्रेस के विधान परिषद सदस्यों ने उपसभापति SL धर्मेगौड़ा के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए उन्हें आसन से उतारा और घसीटने लगे। धर्मेगौड़ा जनता दल सेकुलर यानी कि JDS से हैं, वही JDS जिसके साथ कभी कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। असल में कर्नाटक विधान परिषद में गौहत्या के खिलाफ कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल 2020 पर चर्चा होनी थी। ये विधेयक 9 दिसंबर को विधानसभा में हंगामे के साथ पारित हो चुका है। कांग्रेस के MLC प्रकाश राठौड़ ने आरोप लगाया कि सदन की कार्रवाई नहीं चल रही थी, इसके बावजूद बीजेपी और JDS ने उपसभापति को गैरकानूनी ढंग से उस कुर्सी पर बिठाया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी ऐसी असंवैधानिक चीजें कर रही है। उधर बीजेपी के नेता S प्रकाश ने कहा कि विधान परिषद को हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है। सभी पार्टियों से जिम्मेदारी भरे व्यवहार की उम्मीद होती है और यहाँ पर गंदी राजनीति हो रही है। कांग्रेस कुछ भी तर्क दे, लेकिन सभापति या उपसभापति से चेयर से बदतमीजी करना साफ तौर पर गलत है और इसमें किसी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। देखते हैं कि सदाचार का पाठ पढ़ाने वाले कांग्रेस नेता अब इस पर क्या बोलते हैं। अगली सुर्खी एयर इंडिया को लेकर। हमें पता है कि कर्ज में लदी ये सरकारी कंपनी घाटे में है।
केंद्र सरकार ने कहा इसे खरीदने के लिए कई कंपनियों ने रुचि दिखाई। इसके लिए टाटा सन्स और अमेरिका के एक फर्म समेत कई कंपनियों ने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रुचि पत्र जमा किया है। इसकी आखिरी तारीख 14 दिसंबर थी। एयर इंडिया में विनिवेश की सरकार की यह दूसरी कोशिश है। इससे पहले 2018 में बोली लगाने का प्रयास असफल हो गया था। अगली सुर्खी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन सीमा तनाव के बीच कहा कि भारत सॉफ्ट पावर के तौर पर चीन से काफी आगे है। फिक्की की सालाना बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि चाहे LAC पर स्थिति हो, सबसे पहले भारत और चीन की सैन्य ताकत की बात होती है, बहस होती है किसके पास ज्यादा सेना है, लेकिन जहां सॉफ्ट पावर की बात आती है इसमें कोई भ्रम नहीं कि भारत आगे है। विचारों से दुनिया का नेतृत्व करने में भारत चीन से बहुत आगे है। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की। उनके खिलाफ अमेरिका के एक कोर्ट में केस दर्ज था जिसमें 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ डॉलर के मुआवजे की मांग की गई थी। यह केस अमेरिका की कोर्ट ने खत्म कर दिया। अमेरिका में पीएम मोदी के चर्चित हाउडी मोदी कार्यक्रम से पहले 19 सितंबर 2019 को यह केस दायर हुआ था, जिसे एक कश्मीर खालिस्तान अलगाववादी संगठन और उसके 2 सहयोगियों ने दायर किया था। इसमें भारतीय संसद की तरफ से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने को चुनौती दी गई थी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह से $100 मिलियन का मुआवजा मांगा गया था। लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के डिप्टी चीफ हैं। सुर्खियों में आखिरी बारी तबलीगी जमात की। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल में शामिल सभी 36 विदेशी नागरिकों को बरी कर दिया। मार्च के महीने में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हुए कार्यक्रम में इन लोगों पर कोविड-19 गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप था। तब दिल्ली पुलिस ने जमात से जुड़े 955 विदेशी नागरिकों को चार्जशीट में शामिल किया था। कई विदेशी जमात सदस्य वापस अपने देश जा चुके थे, जबकि 44 लोगों ने दिल्ली में रहकर ट्रायल में हिस्सा लिया। इनमें से 8 सदस्यों को पहले ही बरी किया जा चुका था। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। कोविड वैक्सीन को अप्रूवल मिलने में भले ही अभी समय हो, लेकिन टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। टीकाकरण कैसे और कहां होगा, इसे लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इसके लिए कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी कि कोविन सिस्टम काम करेगा। इस डिजिटल सिस्टम के जरिए रियल टाइम पर वैक्सीन और इसके लाभार्थियों को ट्रैक किया जाएगा। गाइडलाइंस में कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाली मतदाता सूची का इस्तेमाल 50 साल के ऊपर वाले लोगों की पहचान करने में किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर पहले से रजिस्टर्ड लाभार्थियों को ही टीका दिया जाएगा। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन का कोई प्रावधान नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पहले वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों को दी जाएगी। फिर 50 साल से कम वाले उन लोगों को वैक्सीन मिलेगी जिन्हें कोई बीमारी है। इसके बाद वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर बाकी जनसंख्या को टीका दिया जाएगा। गाइडलाइंस वाले 113 पन्ने के दस्तावेज में कहा गया कि रजिस्टर्ड लाभार्थियों की संख्या और प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण के अलग अलग सेशन निर्धारित किए जाएंगे। एक सेशन में अधिकतम 100 से 200 लोगों को टीका लगेगा। सवाल यह है कि टीकाकरण कहां होगा। मतदान केंद्रों और शादी के हॉल को टीकाकरण केंद्र बनाने पर विचार किया जा रहा है। इन जगहों पर स्पेस काफी होनी चाहिए, कम से कम 3 कमरे होने चाहिए। इसे 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला हिस्सा वेटिंग रूम या वेटिंग एरिया, यहाँ पर ID वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन की चेकिंग वाला काम होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना होगा। दूसरा हिस्सा होगा वैक्सीनेशन रूम, जहाँ टीका लगाया जाएगा। एक बार में एक शख्स को इस कमरे में जाने की इजाजत होगी। तीसरा हिस्सा होगा ऑब्जर्वेशन रूम, यहाँ टीके के बाद लोगों को 30 मिनट तक ऑब्जर्व किया जाएगा कि कोई तात्कालिक बुरा प्रभाव तो नहीं है। अगला सवाल, टीकाकरण टीम में कितने लोग होंगे। केंद्र पर मौजूद टीम में एक वैक्सीनेटर ऑफिसर, मतलब जिसे इंजेक्शन लगाने के लिए अधिकृत किया गया है, वो होगा। इसके अलावा MBBS BDS डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, सपोर्ट स्टाफ भी होगा। केंद्र पर कम से कम एक शख्स पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस या NCC से होगा, जो एंट्री पॉइंट पर रजिस्ट्रेशन चेक करेगा। फिर एक शख्स ID वेरीफाई करेगा और 2 लोग क्राउड मैनेजमेंट करेंगे और वैक्सीनेटर की मदद करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वर्चुअल तरीके से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी हो सकता है। इसके अलावा जिला और ब्लॉक स्तर पर वर्चुअल और फेस टू फेस ट्रेनिंग भी हो सकती है। टीकाकरण में चुनावी मशीनरी का भी इस्तेमाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही दावा कर चुके हैं कि हमारे पास टीकाकरण अभियान का पर्याप्त अनुभव है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के मुताबिक भारत में वैक्सीन स्टोरेज के लिए 28,947 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं। उन्होंने बताया था कि वर्तमान कोल्ड चेन पॉइंट शुरुआती 3 करोड़ लोगों के लिए जो वैक्सीन स्टोर करना है उसके लिए कारगर होंगे। कोल्ड स्टोरेज बढ़ाने के लिए भी राज्यों से बात हो रही है। सचिव के मुताबिक टीकाकरण के लिए हमारे पास 2.3 लाख प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं। वैक्सीन के इंतजार के बीच सरकार की टीकाकरण को लेकर तैयारियों पर हमारी भी नजर लगातार बनी रहेगी। किसान आंदोलन 15 दिसंबर को 20वें दिन में प्रवेश कर गया। कृषि संगठन साफ कर चुके हैं कि उनकी एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, और सरकार मन बना चुकी है कि कानून वापस नहीं होंगे।
अंग्रेजी के टीचर बच्चों को डेडलॉक का मतलब समझाने के लिए अब किसान बनाम सरकार वाला उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन किसानों का आंदोलन डेडलॉक जितना स्थिर नहीं, वो लगातार बड़ा हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे राज्यों से किसान दिल्ली की सीमा पर पहुंच रहे हैं। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली से पूरे के पूरे शहर बसा दिए हों, जो कई किलोमीटर तक फैले हों, ऐसा नजारा है। राजस्थान से दिल्ली चले किसानों को हरियाणा पुलिस ने रेवाड़ी में रोका, तो दिल्ली और जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर ही उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। हरियाणा पुलिस के अधिकारी नाम न छापने की शर्त पर प्रेस से कह रहे हैं कि दिल्ली की सीमा पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीच व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस दिल्ली में किसानों की एंट्री को रोकने के लिए नए नए उपाय कर रही है। किसानों ने कंक्रीट और स्टील के बैरियर ट्रॉलियों से खींचकर हटा दिए, तो पुलिस ने पूरा का पूरा कार्गो कंटेनर ही सड़क पर रख दिया। साथ में कंक्रीट के बैरियर्स की अनेक कतारें, जिन्हें चेन से बांधकर जोड़ दिया गया है। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी तैयारी से आए हैं, लेकिन दो जरूरतें ट्रॉली में पूरी नहीं हो सकती: साफ पानी और शौचालय की व्यवस्था। इसके लिए अस्थायी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन वो दबाव में है। दिल्ली में ठंड अब दिन में भी लगने लगी है। रात के वक्त खुले में ठंड का बस अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हम वापस नहीं जाना चाहते। वो लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे बात करें। आज उनकी ये मांग आधी पूरी हुई, मतलब प्रधानमंत्री बोले, लेकिन ये संवाद नहीं था, एक भाषण था। प्रधानमंत्री आज एक दौरे के लिए गुजरात पहुंचे, जहां से उन्होंने एक बार फिर दिल्ली बॉर्डर पर जमा किसानों को संदेश देने की कोशिश की। प्रत्यक्ष रूप से पीएम कच्छ में कुछ परियोजनाओं का भूमि पूजन करने पहुंचे थे। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क मांडवी में डिसैलिनेशन प्लांट, मतलब खारे पानी को पीने लायक पानी बनाने का कारखाना, और सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड द्वारा तैयार किए जा रहे डेयरी प्लांट जैसे विकास कार्य थे। लेकिन खबर आई कि पीएम के कार्यक्रम में सिख किसानों से मुलाकात भी शामिल है। पीएम जब बोले तब गुजरात और कच्छ के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों के किसानों पर भी बोले। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के आसपास किसानों को गुमराह करने की साजिश हो रही है। मौका मिले और प्रधानमंत्री चूक जाएं, ये हो ही नहीं सकता, तो प्रधानमंत्री ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया, तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। मुझे विश्वास है हमारी सरकार की ईमानदार नीयत, हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास, और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए हैं। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। इसके बाद उस खबर की पुष्टि हुई कि प्रधानमंत्री सिख किसानों से मिलेंगे। कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास बड़ी संख्या में सिख परिवार रहते हैं। इनमें से ही कुछ किसान प्रधानमंत्री मोदी से मिले। तस्वीर में पीएम के साथ बैठे सिख किसान नजर आए। एक किसान ने कहा कि हमारी मुलाकात गुरुद्वारे के मसले पर हुई। हालांकि किसानों ने कृषि बिल को लेकर चर्चा का जिक्र नहीं किया, लेकिन बेआवाज तस्वीर ने भी अपना काम तो कर ही दिया। टिप्पणीकारों का कहना है कि ऐसा करके किसान
पंजाब के सिख किसानों को संदेश दे रहे हैं। लेकिन ये शिकायत भी सुनाई दी कि अगर संदेश देना ही था तो पंजाबी या सिख किसानों से प्रधानमंत्री अपनी राजधानी के पास क्यों नहीं मिल लेते। गुजरात भाजपा का किला है, वहां से पंजाब आते आते संदेश क्या कुछ फीका हो जाता। और संदेश के बिना जो तस्वीरें होती हैं उन्हें ही शास्त्रों में फोटो ऑप कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी आज जो भी बोले उससे दिल्ली की सीमा पर जुटे किसान थोड़े भी आश्वस्त हुए होंगे, ये लगता नहीं। अब समय बता सकता है कि आंदोलन किस दिशा में जाएगा और सरकार अपनी नीतियों का बचाव करते हुए इससे कैसे निपटेगी। वैसे चर्चाओं की जो बात हो रही है उसके एक और मंच का जिक्र कर लें। ये मंच होता है संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत। शीत सत्र, विंटर सेशन का समय हो गया लेकिन सत्र नहीं हो रहा। केंद्र सरकार ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से इस साल संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा और जनवरी में जल्द से जल्द बजट सत्र बुलाया जाएगा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को लिखे एक पत्र में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बात की जानकारी दी। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर छोटे शीतकालीन सत्र की मांग की थी ताकि किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सके। लेकिन अब संसद से कोई हल निकलने की संभावना टल गई है। इस खबर को खत्म कर रहे हैं अब, लेकिन उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। इसमें आपको वो कंफ्यूजन देखने को मिलेगा जिसमें सरकार के नेता और मंत्री हैं। खुद को किसान कहना है लेकिन किसान आंदोलन को कोसना भी है। हमने आपको बताया था कि उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने कहा कि किसान आंदोलन को चीन और पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा। जब वो इस बयान पर घेरने लगे तो देखिए उन्होंने कितनी कोशिश की खुद को किसान साबित करने में, लेकिन माफी वाली बात वो गोल कर गए। मी हाडाचा शेतकरी आहे, मी कागदावरचा शेतकरी नाही आहे। आपण बघितलं असन की TV9 ना मी गाईचं दूध काढताना माझं चित्रीकरण केलंय, मी गाडी चालवतानाचं माझं चित्रीकरण केलंय, मी बैलाला चारा टाकतानाचं माझं चित्रीकरण केलंय, मी बैल धुतानाचं माझं चित्रीकरण केलंय। एक केंद्रातला मंत्री गाईचं दूध काढतो, गाडी हाकतो, बैल धुतो, याचा अर्थ मी बनावट शेतकरी नाही, कागदावरचा मी शेतकरी आहे। मला असं वाटतं की मीच काय, शेतकऱ्याची विटंबना कोणीही करू शकत नाही, पण एखाद्या बोलण्याचा विपर्यास एखाद्या बातमीमुळे जर होत असेल तर त्याला माझा नाईलाज आहे। मला असं वाटतं की शेतीच्या क्षेत्रात ज्या माणसानं जन्म घेतला तो शेतकरी विरोधी वक्तव्य करू शकत नाही आणि त्यामुळे माझं मत तुम्हाला मी स्पष्टपणे मांडलंय। लल्लन टॉप शो में अब बारी है जमीनी हकीकत देखने की। ग्राउंड रिपोर्ट्स वाली हमारी खास सीरीज। हमारे देश में जवान और किसान का बड़ा मान है। ये तथ्य है कि तीनों सेनाओं में फाइटिंग ट्रूप्स की सबसे बड़ी संख्या हमारे देहात से आती है, खासकर थल सेना में। देहात का प्रमुख पेशा खेती है। इस हिसाब से हमारी रक्षा करने वाले जवान हमारे अन्नदाता किसानों की संतान है। किसान आंदोलन कवर कर रहे रजत और रूहानी मिले एक ऐसे जवान से जो सेवानिवृत्त होकर किसान हो गया। सुनिए किसानी के उनके अनुभव और कृषि कानूनों पर उनकी राय। सेवानिवृत्त लेने के बाद में 4 साल से खेती कर रहा हूँ। एक भाई सीर खाते की जो ज़मीन होती है उसमें एक भाई ने उसका मतलब ऑनलाइन करवा दिया, तो वो दूसरे व्यापारियों की सरसों बेचता है और दूसरा भाई क्या देखता है कि उसकी सरसों रह जाती है, उसको वो मंडी में लेकर सरसों जाता है। तो माननीय खट्टर सरकार क्या कहती है कि राजस्थान से लाई हुई सरसों बेच रहे हैं। ये राजस्थान कोई पाकिस्तान है क्या? हम वहां चले आए, MSP सारे इंडिया का एक क्यों नहीं है? ऐसा क्या है कि राजस्थान पाकिस्तान तो नहीं है ना, सरसों तो हिंदुस्तान की है, ऑल इंडिया का एक MSP क्यों नहीं है? कोई देगा जवाब इस चीज का? शिवराज चौहान बोलता है कि मैं एक एक दाना खरीदूंगा, मगर बाहर स्टेटों से आई हुई सरसों, बाहर स्टेटों से आई हुई फसल अगर कोई किसान बेचता है तो बोले उस ट्रॉली को भी जब्त करूंगा और उसको भी रखूंगा। क्या वो फसल पाकिस्तान से आई है या बांग्लादेश से? मैं पूछना चाहता हूं उनसे। है किसी मीडिया कर्मी के पास जवाब या किसी नेता के पास? तो बताइए आप कितने साल सेवा की आपने सर फौज में? मैंने 20 साल सेना की सर्विस करने के बाद में सेवानिवृत्त हुआ हूँ और सेना की सर्विस के दौरान 1999 के अंदर कैजुअलिटी भी हुआ था मैं। यहां पर लगे हाथों हम आपको यह भी बता दें कि शौर्य चक्र लौटाने की खबर जो इंटरनेट पर चली, कुछ सूचना स्रोतों में चली, वो पूरी तरह से गलत है।
देश के रक्षा मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि किसी ने भी शौर्य चक्र या इस तरह के मेडल लौटाने की बात नहीं की है, और यह भी कहा कि हमारे देश के जो जवान हैं वो अपनी सेना पर गर्व करते हैं और सेना को अपने जवानों पर गर्व है। अब बढ़ते हैं दूसरी जमीनी हकीकत यानी कि दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट की तरफ, जो कश्मीर घाटी से हमारे साथी सुरेश लेकर आए हैं। कश्मीर से आने वाली तस्वीरों में अमूमन खूबसूरती होती है, बर्फ से ढके पहाड़, पहाड़ों की ढलान पर खड़े जंगल, नदियां, घास के मैदान, झील में शिकारा। लेकिन एक कश्मीर है जो इन तस्वीरों में नजर नहीं आता। सुरेश और अमितेश डीडीसी चुनाव कवर करने के लिए घाटी में हैं और कश्मीर के देहात में घूम रहे हैं। उन्होंने देखा कि कश्मीर के देहात में किस तरह की अव्यवस्थाएं हैं और विकास कितना दूर है। कितने लोग इस घर में रहते हैं? चार पांच लोग रहते हैं। अच्छा, आप थोड़ा अंदर से दिखा दीजिए, लाइट कम है। अच्छा, बिजली नहीं होती यहाँ? महीने के बाद भी आता है। महीने के बाद आता है? महीने के बाद है, 10 दिन के बाद भी आता है, 24 घंटे भी। ये कह रहे हैं कि ये इस पर कोई भरोसा नहीं, आएगा या नहीं आएगा। अरे आप ये कह रहे हैं महीने बाद बिजली आती है यहाँ? महीने बाद भी आती है, हफ्ता बाद के भी आती है, कभी 24 घंटे के बाद आती है। सच कहते आप ये कह रहे हैं बिजली? मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूँ। जरा देखिए ना, मस्जिद में बैटरी पर हम अजान देते हैं। अच्छा। हाँ, किसी वक्त वो तार जो में लेता है वहाँ चार्ज करके लाते हैं। हाँ, लाइट आती नहीं है तो आप जब आपको फ़ोन चार्ज करना होता है, फ़ोन चलता है कि नहीं चलता यहाँ? नहीं सर, टावर नहीं टावर नहीं है यहाँ। अच्छा, इंटरनेट की स्पीड, इंटरनेट कहाँ में लेते हैं? नहीं सर, कोई नहीं। टावर ही नहीं है तो इंटरनेट कहाँ से है? सही कह रहे हैं आप। मैं थोड़ा सा बाहर उधर ही चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इसने 12वीं जमात तय की, लेकिन आज आर्य काम करता है। चलिए आगे बात करते हैं। आप इधर से आइए, थोड़ा सा आते हैं, हम बाहर की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ी लाइट कम है तो हम यहाँ आकर बात करते हैं। आइए आप लोग, आइए इधर आइए। चलिए आपको एक खास नज़ारा दिखाऊंगा। आप मुझे खास नज़ारा दिखाना चाहते हैं? चलिए आप कह रहे हैं तो मैं आपको वो खास नज़ारा जो कौन सा हमारे दर्शकों को और मुझे आप दिखाना चाहते हैं, तो मैं चलता हूँ आपके साथ। और आपका क्या नाम है? रियाज अहमद है मेरा नाम। रियाज अहमद। तो ये जनाब कह रहे हैं कि यहाँ तो महीनों से बिजली आती है। हाँ, ये सही बात है। ऐसा ही बात है? हाँ, सही बात। बिजली आती नहीं है यहाँ? आती नहीं। तो यहाँ पर घरों में कनेक्शन बिजली के होते हैं या कैसे? आप यहाँ लाइन तो दिख रही है मुझे, बिजली के तार तो दिख रहे हैं। ये देख रहे हैं लाइन कैसी है यहाँ, ये मस्जिद है हमारी। अच्छा, देखिए ना कैसी। ये आपकी मस्जिद है? मस्जिद है हमारी। अच्छा, तार तो दिख रहे हैं मुझे बिजली के यहाँ। तार तो है पर बिजली तो आती नहीं है यहाँ। आती है, बिजली नहीं। घरों में कनेक्शन होता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन? हाँ, होता है। अच्छा, क्योंकि देखिए बिजली बिना तो क्या ही होगा, आपको फ़ोन चलाना होगा और भी गैजेट्स है, और भी घर में जो है ठंडा इलाका है, हीटर भी जलाना होता होगा, तो बिजली बिना कैसे होगा? बिजली आती नहीं है, सही कह रहे हैं सर? आती तो है, लेकिन कभी कभी, ज़्यादातर मतलब जैसे कि बिजली आनी चाहिए वैसे नहीं आती सर। तो इस गांव में कितने लोग रहते होंगे? सर कम से कम 200 से आगे ही होंगे सर। 200 से आगे? 200 से ज़्यादा होंगे? 200 होंगे। और हम चल रहे हैं, गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, गांव की तरफ। और मैं दिखाना चाहता हूं कि जो सड़क यहाँ एक सिंगल लेन की सड़क से दिख रही थी, वो सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये सड़क सर, ये गोंडजगी से सीधा सोपोर रहती है सर। अच्छा। और उसके बाद गांव की तरफ जो सड़क जाने वाली है वो आप देख सकते हैं। अमितेश जी आप दिखा दीजिए अच्छे से। ये इस तरह की सड़क है, और इस सड़क में मैं एक आगे भी राउंड हम गाड़ी से जाकर आए थे, तो वहाँ ऐसा होता है कीचड़ वाला टाइप इलाका है जहाँ गाड़ी फंस सकती है, उस तरह का डर होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कश्मीर को ऐसे नेता मिले हैं जो उसको वाकई वैसा बना दें जैसा वो तस्वीरों में नजर आता है। घाटी में रहने वाले लोग, जम्मू में रहने वाले लोग, लेह में रहने वाले लोग, इन सब का भी सर्वांगीण विकास हो। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।